सोमवार 11 अप्रैल 1980 को अटेंडेंट ने बैंक वॉल्ट को खोला। सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था और कुछ ही देर बाद क्लाइंट वॉल्ट में दाखिल होती है और अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलने के लिए कहती है, और जब लॉक में चाबी लगाई जाती है तब शुरुआत होती है एक हैरान कर देने वाली कहानी की। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम डॉक्यूमेंट्री हिंदी में। चाबी लगने पर पता चलता है कि ताला पहले से ही टूटा हुआ है और तब उन्हें पता चलता है कि और 74 बॉक्सेस के ताले टूटे हुए थे। किसी छेद का कोई नामो निशान नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तो चोर तिजोरी में घुसे कैसे? आज की कहानी शिकागो के एक छोटे से शहर बैरिंगटन शहर में घटित एक रॉबरी की है। इस शहर में केवल एक बैंक था जो फेडरल बैंक है। उस समय बैंक वॉल्ट टाइम बाउंडेड हुआ करते थे, यानी बैंकरों को यह कैलकुलेट करना होता था कि तिजोरी कितने समय तक बंद रहेगी, और एक बार दरवाजा बंद हो जाने के बाद कोई भी इसे बाईपास नहीं कर सकता, भले ही उसके पास चाबियां हों। उदाहरण के लिए, यदि काम के घंटे शाम 5 बजे खत्म होते हैं और सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, तो बैंकरों को बीच के समय की कैलकुलेट करना होगा जो 16 घंटे है, और फिर तिजोरी को 16 घंटे के बाद तक न खोलने के लिए प्रोग्राम करना होता था, जिसके दौरान चाबी या पिन होने के बावजूद भी कोई तिजोरी नहीं खोल सकता। वीकेंड्स के लिए भी यही सेम प्रोग्रामिंग सेट की जाती थी। शनिवार को बैंक में पार्ट टाइम काम होता था, यानी सुबह होने के बाद वो तिजोरी को बंद कर देते थे और इसे सोमवार की सुबह खोलने के लिए सेट कर देते थे। शनिवार 11 अप्रैल 1981 को तिजोरी के बैंक अटेंडेंट ने दरवाजा बंद कर दिया और इसे सोमवार की सुबह खोलने के लिए प्रोग्राम कर दिया। वीकेंड के बाद बैंकर अपने काम पर वापस लौटे। सोमवार की सुबह 13 अप्रैल 1981 को मौजूद वॉल्ट अटेंडेंट ने पिन डाला और तिजोरी को खोला। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। तिजोरियों में कई वॉल्ट बॉक्सेस होते हैं जिनमें लोग अपनी कीमती चीजें रखते हैं। हर एक वॉल्ट बॉक्स तिजोरी में 2 चाबियां लगती हैं, एक मौजूद अटेंडेंट के लिए और एक वॉल्ट के मालिक के लिए, और 2 चाबियों के साथ ही उस वॉल्ट बॉक्स को खोला जा सकता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक कि एक वॉल्ट बॉक्स का मालिक बैंक में नहीं आया। उसने बैंकर से कहा कि वह अपना वॉल्ट बक्सा खोलना चाहती है। अटेंडेंट उसे तिजोरी में ले गया। दोनों ने अपनी चाबियां बॉक्स में लगाईं और तब महसूस हुआ लॉक टूटा हुआ है और ताला बक्से में गिर गया, यानी सेफ बॉक्स का ताला टूट गया बिना चाबी घुमाए। अटेंडेंट पता लगाने के लिए बाकी के 74 बॉक्सेस को चेक करता है और तब देखता है कि सभी के ताले टूटे हुए थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि तिजोरी लूटी गई है। टूटे हुए सभी वॉल्ट के ताले छूते ही गिर जाते थे। ऐसा लग रहा था कि चोरों ने अपनी लूट को छुपाने की कोशिश की है। वे नहीं चाहते थे कि बैंकर्स को रॉबरी का तुरंत पता चले, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? बैंक अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी, और एक कारण यह था कि यह एक फेडरल बैंक था। FBI ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। अधिकारियों को पता चला कि लुटेरों ने $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ से ज्यादा की चोरी की है। सभी बैंकर्स हैरान थे और सोच में थे कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चोर अंदर घुसे कैसे। वहां कोई छेद के निशान नहीं थे और तिजोरी का दरवाजा बिना किसी नुकसान के बंद था। उन्हें एक पुरानी अलार्म घड़ी, वॉल्ट बॉक्स मिली और बॉक्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ टूल्स जैसे हथौड़ा और सुसु से भरी एक बोतल मिली थी। इन्वेस्टिगेशन द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद वे ऐसा कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए जो उन्हें मामले को सुलझाने में मदद कर सके। वहां के लोकल न्यूज़पेपर ने इससे एक परफेक्ट रॉबरी बताया। बात ऐब थी कि यह पूरा क्राइम एक ही इंसान ने किया था। वो इंसान एक आम इंसान था जो लोगों के बाल कटा करता था। उसका नाम विलियम स्मार्टो था और वह सच में काफी स्मार्ट था। उसने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया था, लेकिन यह चोरी उसके जीवन की सबसे बड़ी लूट थी। ये एक लेडीज सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करता था। हालांकि यह एक प्रॉफिटेबल काम था, लेकिन यह लड़का कुछ ही समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने अपने भाई विंसेंट की छोटी सी मदद से लगभग अकेले ही इस लूट को अंजाम दिया। ये दोनों एक ऐसे टारगेट की तलाश में थे, तो उन्होंने पॉश एरिया के बैंक को निशाना बनाया क्योंकि उन्हें पता था असली माल उन्हीं वॉल्ट्स में मिलेगा। दोनों भाई बैंक में दाखिल हुए और बैंक अटेंडेंट से बात करने लगे।
स्मार्टो काफी इंटेलिजेंट इंसान था, जिसके बात करने के स्किल्स काफी अच्छे थे। उन्होंने एक नकली नाम से एक वॉल्ट बॉक्स किराए पर लिया और दोनों अक्सर बैंक जाते थे। वॉल्ट अटेंडेंट के साथ बातचीत करके खुद को इंट्रोड्यूस करते थे, जब तक कि वे दोस्त नहीं बन गए। और साथ ही दोनों अटेंडेंट की डेली रूटीन पर नजर रख रहे थे, जैसे कि वो कब छुट्टी लेती है, कहाँ रहती है, पूरा दिन क्या करती है। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बैंक की तकनीकी कमजोरियों से ज्यादा मैनुअल कमजोरियों पर ध्यान दिया। यह चोरों और हैकरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजीज में से एक है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है, जो उन सभी टेक्निक्स को एम करता है जिनका उद्देश्य किसी टारगेट से जरूरी जानकारी निकालना या नाजायज कारणों से कोई इलीगल काम करना है। जैसा कि पहले बताया गया था, स्मार्टो और उसका भाई एक साथ बैंक जाते थे। जब भी कोई वॉल्ट बॉक्स का मालिक आता तो अटेंडेंट उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता, उसे वॉल्ट बॉक्स में ले जाता और कस्टमर को कुछ प्राइवेसी देने के लिए थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता। और इस बार भी यही हुआ। जब स्मार्टो तिजोरी के अंदर गया तो उसका छोटा भाई विंसेंट अटेंडेंट को बातचीत में बिजी रखा, वॉल्ट बॉक्स का मुआयना किया और पता लगाया कि कौन सी चीजें उसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चाहिए होंगी। मजे की बात जो उन्होंने नोटिस ये की थी कि अटेंडेंट सिर्फ एंट्री पर ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते थे, जबकि बाहर निकलने में कस्टमर की कोई किसी तरह की चेकिंग नहीं की जाती थी। अगला कदम यह था कि स्मार्टो को अपने औजार तिजोरी में रखने थे, क्योंकि उन्हें छिपाने के लिए सबसे अच्छी जगह उसका वॉल्ट बॉक्स ही था। इसलिए वह अपने औजार एक बैग में लाया और वॉल्ट अटेंडेंट उसके साथ उसके बॉक्स तक गया, उसके साथ चाबी लगा के बक्सा खोला और उसे प्राइवेसी देने के लिए साइड हो गया। स्मार्टो ने अपने उपकरण अपने बक्से के अंदर रखना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपने सभी औजार एक साथ न लेकर एक एक करके लाया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसका बॉक्स औजारों से भर चुका था और उसे अभी भी कुछ औजार लाने थे, जिनमें से कुछ इतने बड़े थे कि खाली होने पर भी वे बक्से में घुस नहीं पाते। फिर उसने बैंक अटेंडेंट को यह बोला कि वो एक आर्टिस्ट है और अपनी कीमती पेंटिंग्स को बेचता है, इसलिए वह बड़े बैग ला सकता है, जिससे वो कुछ समय के लिए अपनी कीमती पेंटिंग्स को अपने वॉल्ट में संभाल के रख सके। हालांकि उसके सामने अभी भी एक दिक्कत थी कि बड़े औजार कहां रखे जाए। उसने देखा कि तिजोरी में जुगाड़ू छत थी, इसलिए उसने सामान रखने के लिए छत के ऊपर की जगह का फायदा उठाया और अपने औजार, टॉर्च, खाना और वह सब कुछ लाया जिसकी उसे ऑपरेशन के दौरान जरूरत होगी। वहां एक साउंड अलार्म सिस्टम था, जिसको स्मार्टो को चोरी को अंजाम देने से पहले डीएक्टिवेट करना था, जिसका काम किसी भी अननोन इंसान को अंदर घुसने से रोकना था। हालांकि स्मार्टो का इरादा दीवारों, फर्श या यहां तक कि छत के माध्यम से तिजोरी में जाने का नहीं था। उसे अलार्म सिस्टम से छुटकारा पाना था, ताकि वह सुरक्षित बॉक्स के ताले तोड़ सके। लेकिन स्मार्टो की इलेक्ट्रॉनिक्स में कम समझ होने के कारण उसे सभी अलार्म्स को किसी भी तरह डिसेबल करना था, और स्मार्टो को अभी भी तिजोरी में छिपे हुए और भी दूसरे अलार्म्स होने का डर था। उसने बाकी के अलार्म्स को चेक करने के लिए छत पर एक अलार्म घड़ी लगाई और उसे रात में बजने के लिए सेट कर दिया। यदि कुछ और साउंड सेंसर्स होते हैं तो अलार्म बजने के तुरंत बाद पुलिस आ जाएगी। स्मार्टो बैंक पर निगरानी रखता रहा कि पुलिस आएगी या नहीं। दरअसल पुलिस बैंक की जांच करने पहुंची और जब उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला तो वे चले गए। उस समय स्मार्टो को एहसास हुआ कि तिजोरी में और भी अलार्म्स लगे हुए हैं। बाद में उसने उन हिडन अलार्म्स की तलाश की और उन सभी को डिसेबल कर दिया, और उसने फिर से सेम चीज दोहराई। छत पर अलार्म क्लॉक लगा दी और रात को उसे बजने के लिए सेट करके बैंक से बाहर चला गया। और इस बार पुलिस नहीं आई, इसलिए उसे यकीन था कि सभी अलार्म डिसेबल हो चुके हैं। और यहां पूरे प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, वो वॉल्ट में घुसेगा कैसे। शनिवार 11 अप्रैल 1981 को स्मार्टो हमेशा की तरह बैंक गया, वॉल्ट अटेंडेंट से बात की और साथ में तिजोरी में गए। उसी समय स्मार्टो, जो तिजोरी के अंदर था, गायब हो जाता है। लेकिन कहां और कैसे? स्मार्टो ने इस बैंक को यूं ही नहीं चुना था। उन्होंने इंपॉर्टेंटली बैरिंगटन बैंक को इसीलिए चुना क्योंकि यह बैंक कॉर्नर में था
और इसी वजह से इनके वॉल्ट रूम में कोने के 2 वॉल्ट्स बॉक्सेस के बीच खाली जगह थी जहां कोई भी इंसान आराम से छिप सकता था। जब अटेंडेंट ने उसे तिजोरी के अंदर अकेला छोड़ दिया तो स्मार्टो वॉल्ट बॉक्स की सीलिंग पर चढ़ गया और नीचे कोने में छुप गया, जबकि अटेंडेंट अभी भी उसके भाई विंसेंट के साथ बिजी था जो उसका ध्यान भटका रहा था। जैसा कि पहले बताया गया था कि कॉस्ट्यूमर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केवल एंट्री पर ही की जाती थी, तो हुआ ये कि अटेंडेंट ने स्मार्टो पर ध्यान नहीं दिया जो तिजोरी के अंदर छुपा था। उसने इसे बंद कर दिया, इसे टाइम लॉक पर सेट कर दिया और अपने वीकेंड की छुट्टियों के लिए चली गई। स्मार्टो को जब कंफर्म हो गई कि काम खत्म हो गया है और सभी लोग बैंक छोड़ चुके हैं, तो वह कोने से बाहर निकला, अपनी फ्लैशलाइट चालू की और अपनी जरूरत के सभी औजार निकाल लिए। ताले तोड़ने का समय आ गया था। यह एक सेंसिटिव स्टेप था। वह अपने साथ ग्लव्स, गैस सिलेंडर और गैस कटर लाया था, जिससे वो सभी तालों को सफाई से और बॉक्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आराम से काट सकता था। और इस तरह स्मार्टो ताले को बिना कोई नुकसान पहुंचाए तोड़ता रहा, पैसे और सभी कीमती सामान अपने बैग में भरता रहा। प्रोसेस थकान देने वाला था। एक अंधेरी जगह में 10 ताले तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए स्मार्टो काम के बीच ब्रेक लेता था, खाता पीता था, इस सोच में कि अगले दिन संडे था। इससे स्मार्टो को बहुत मदद मिली। वो अपने आप को रॉबिन हुड मानता था, क्योंकि जब वो ताले काट रहा था तो उसे दिख रहा था कि कौन गरीब है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने दस्तावेज वहां रखे थे। इसलिए उसने दूसरे कुछ बॉक्सेस से कुछ कीमती चीजें लीं जो अमीर लोगों की लग रही थीं, और उन्हें उन लोगों के बक्सों के अंदर रख दिया जिनका उसको लग रहा था कि ये किसी गरीब का बॉक्स है। स्मार्टो जमीन पर गिरी गंदगी को साथ की साथ साफ करता रहा। उसने सभी बक्सों को वापस रख दिया और सिलिंड्रिकल शेप में कटे सभी लॉक्स को ठीक उसी तरह दोबारा वापस लगा दिया। उसने कई बार बॉक्सेस को चेक करके कंफर्म किया कि सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे। यदि कोई मंडे को वॉल्ट रूम चेक करने आता है तो उसे सब ठीक दिखाई दे, लेकिन अगर वहां कोई बॉक्स खोलेगा तो लॉक तुरंत बाहर गिर जाएगा। स्मार्टो हर चीज के लिए तैयार था। उसने अपने औजार वापस जुगारू छत के ऊपर रख दिए, लूटा हुआ सामान बैगों के अंदर डाल दिया और कोने पर उस छोटे से जगह में छिपने के लिए वापस चढ़ गया। सोमवार 13 अप्रैल 1981 की सुबह बैंक खुला और अटेंडेंट वॉल्ट रूम का ताला खोलने आई। हमेशा की तरह वो अंदर गई, उसे सब कुछ नॉर्मल दिखा और बाहर आ गई। उस समय स्मार्टो कमरे की निगरानी के लिए एक छोटे से शीशे का इस्तेमाल कर रहा था। उन दिनों बैंक में कुछ दिनों से कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और उसने उस चीज का फायदा उठाया, और उसने तब तक इंतजार किया जब तक अटेंडेंट वॉल्ट बॉक्स से बाहर नहीं चली गई और एक कंस्ट्रक्शन लेबर के कपड़ों में स्मार्टो लेबर बनकर बाहर निकल जाता है। उसका भाई विंसेंट बैंक के बाहर कार में उसका इंतजार कर रहा था। स्मार्टो बैंक से बाहर आया और लूटे गए बैग को कार ट्रक में रख दिया। इनफैक्ट लूट इतनी बड़ी थी कि वो इसे एक बार में नहीं ले जा सकता था, तो वो बैंक के वॉल्ट बॉक्स में वापस गया और बचा हुआ लूट का माल दोबारा बैग में भरा और बिना नोटिस हुए बैंक से बाहर चला गया। हम कह सकते हैं कि यह इतिहास की सबसे बड़ी बैंक लूट में से एक थी। FBI ने वॉल्ट बॉक्स की जांच की। उन्होंने हर कोने की तस्वीरें खींची और उंगलियों के निशान निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक चीज जो उन्हें हैरान कर देती थी वह थी अलार्म घड़ी। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसी घड़ी तिजोरी में क्यों थी। साउंड सेंसर्स की जांच करने के बाद पता चलता है कि उन सभी सेंसर्स को डिसेबल किया हुआ था। FBI जांचकर्ताओं को यकीन था कि चोरों प्री प्लान्ड थी, जिसका मतलब है कि उन्होंने पहले एक बक्सा किराए पर लिया था। इसलिए उन्होंने बॉक्स मालिकों की सूची की जांच की और यह पुष्टि करने में कामयाब रहे कि सूची में 2 को छोड़कर सभी लोग असली थे। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये लोग संभवतः चोर हैं। हालांकि FBI ने बैंकरों की मदद से उनके पोर्ट्रेट भी बनवाए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और आखिरकार यह लंबे समय तक चला और एक अनसॉल्व्ड क्राइम बनकर रह गया। 1 साल बिना किसी अपडेट के बीत गया, लेकिन उस साल के बाद एक सेम घटना दूसरे बैंक में, बल्कि शिकागो में ही घटी। उनमें से एक बैंक ग्राहक बैंक के टॉयलेट में घुस गया और अचानक फॉल्स सीलिंग का एक टुकड़ा उसके सिर पर गिर गया। ग्राहक ने ऊपर देखा और महसूस किया जैसे छत के ऊपर कुछ हिल रहा है। वह बैंक सिक्योरिटी को सूचित करने गया और सीढ़ी पर चढ़कर चेक किया। वह अपनी टॉर्च लेकर ऊपर चढ़ गया और उसने ऊपर एक रोशनी देखी, जिससे वह डर गया और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस पहुंची और उस आदमी को नीचे उतरने का आदेश दिया। यह विलियम स्मार्टो था। वह टॉयलेट की फॉल्स सीलिंग के ऊपर था क्योंकि यह बैंक की तिजोरी के बगल में था, जो जाहिर तौर पर उसका नया निशाना था। पुलिस ने फॉल्स सीलिंग वाली जगह की जांच की जहां वह छिपा हुआ था, और वहां ऐसे औजारों मिले जो बैरिंगटन बैंक डकैती में इस्तेमाल किए गए औजारों के जैसे थे। पुलिस ने स्मार्टो की जांच की और पता चला कि वह सिर्फ एक हेयर ड्रेसर के अलावा और भी बहुत कुछ था। FBI ने कई डकैतियों की जांच की जो इस जैसी हो सकती है, और पता चला कि 1.5 महीने पहले शिकागो के एक अन्य शहर में एक और डकैती हुई थी। इस डकैती के प्रयास की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक व्यक्ति एक कर्मचारी के भेष में एक ड्रिल का उपयोग करके बैंक की तिजोरी की दीवार में खुदाई कर रहा था। तभी एक चौकीदार ने उसे टोकते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा है। स्मार्टो ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, कृपया इसे साफ करें। जाहिर तौर पर चौकीदार ने उस पर विश्वास किया। बाद में स्मार्टो ने अपने औजार लिए और तुरंत गायब हो गया। स्मार्टो ने 10 करोड़ से ज्यादा की चोरी की, लेकिन फिर से चोरी क्यों की? क्या वह इतना लालची था? जब उन्होंने उससे पूछा कि उसने एक से ज्यादा बैंक क्यों चुराए, तो उसने कहा कि उसे चैलेंजेस एक्साइट करते हैं, जैसे कि कोई खेल खेल रहा हो। स्मार्टो इस बात से इनकार करता रहा कि पहली डकैती से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अदालत ने उसे जांच में दोषी पाया और 20 साल की जेल की सजा दी। हालांकि अदालत ने उससे कहा कि यदि वह चोरी का सामान लौटा देगा तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। स्मार्टो अपना लूटा हुआ सामान एक थैले में रख रहा था जो जाहिर तौर पर पानी के अंदर था, शायद किसी झील या नदी में, क्योंकि जब वकील उसे अदालत में लाया तो वह गीला था। जब उन्होंने बैग खोला तो उन्हें बैरिंगटन बैंक से चुराए गए पैसे, गहने, कीमती चीजें मिली। स्मार्टो ने लूट का माल लौटा दिया। उनकी सजा को 20 साल से घटाकर 8 साल कर दिया गया। स्मार्टो को FBI को सूचित किया कि उसने अपने ओन ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, और उसे सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताया। उसने उन्हें फॉल्स सीलिंग, कोने में खाली जगह और बाकी इंफॉर्मेशन भी दी। स्मार्टो के इस कन्फेशन ने पूरे US के सिक्योरिटी सिस्टम को हैरान कर दिया। उन्होंने बैंक तिजोरियों में फॉल्स सीलिंग का उपयोग बंद कर दिया और सभी डेड कॉर्नर को बंद कर दिया गया। यह सीरियसली US की हिस्ट्री में सबसे बड़ी चोरियों में से एक थी। तो दोस्तों, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए आपके अपने चैनल क्राइम डॉक्यूमेंट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।